स्वागत है आपका आशुतोष जी नई परख पर एक बार फिर। धन्यवाद। कल का दिन गुजर गया और काफी हम सब लोग उत्सुक थे, प्रतीक्षारत थे। उस दिन जो गुजर गया उससे जंतर मंतर पर बहुत सारे काकरोच आए, उतने नहीं आए जितनी की अपेक्षा थी कि आएंगे। लेकिन उसमें से कई तरह के काकरोच थे। कुछ काकरोच ऐसे थे जो कोई यूट्यूबर्स थे, कुछ काकरोच ऐसे थे जो कि पर्यावरणवादी थे, कुछ वामपंथी काकरोच थे उसके अंदर, तरह तरह के काकरोच थे। और उन काकरोचों ने अपनी एक दावेदारी भी पेश की अपनी सीमाओं के भीतर, जाहिर है। उन काकरोचों के ऊपर बहुत से लोगों को, मैं भी उनमें से एक हूं, कुछ संदेह भी था, अभी भी है। और उन्होंने एक ऐसी दावेदारी पेश की जो आमतौर पर अभी तक पिछले कुछ दिनों से या एक दो सालों से मैंने होते हुए सुनी नहीं। वो दावेदारी ये थी, मैं पहले कह चुका हूं, इसकी एक दावेदारी की एक सीमा है और वो सीमा बिल्कुल प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है। वो ये है कि भाई सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। हम सब लोग इस बात को कहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के जरिए उन्होंने एक बृहत्तर प्रश्न भी उठाया कि सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। भाई ये कोई सरकार है जो कहती है इस्तीफा ही नहीं होगा? मोदी जी को चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो। और साथ में फिर बात थोड़ी सी और बढ़ गई, पहुंच गई कि जितने भी अक्षम किस्म के मंत्री हैं उन सबको बदलो। यानी सरकार जो है ना, वो सरकार की खूबी यह है कि वो बदलती नहीं है, ना अपने आप को ना अपने कारकुनों को। तो फिर सरकार, जब ऐसी सरकार जो बदलती नहीं है, उस सरकार के सामने बदलाव की मांग करना, अपने भीतर बदलाव की मांग करना एक बड़ा मतलब एक शिफ्ट है जो जो काकरोचों द्वारा किया गया। मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी। आपने एक टीवी चैनल पर कहा था कि मैं भी काकरोच हूं, तो मैं भी उसकी आवाज में आवाज मिला के कह सकता हूं कि मैं भी काकरोच हूं। तो हम लोगों को काकरोच होने में कोई, और उसमें एक बड़ा दिलचस्प नारा था उसके अंदर। नारा ये था कि काकरोच न डरता है न मरता है। अच्छा, अब जो डरता नहीं है न मरता है उसका सरकार क्या बिगाड़ सकती है? लेकिन उन सब काकरोचों के मन में एक भय भी था, इससे भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। भय ये भी था कि भाई पहली बात तो ये है कि जो हिंदुत्ववादी हैं वो कहीं उस पूरे मामले को भरभंड न कर दें। वहां उन्होंने कोशिश भी की, 4-5 लोगों ने वो जय श्री राम की नारेबाजी भी की। ये सब भी था उसमें। साथ में ये भी था कि कहीं पुलिस से किसी किस्म का टकराव ना हो जाए। तो पुलिस के साथ बार बार कह रहे थे कि हम तो भाई पुलिस के साथ पूरा सहयोग करके काम कर रहे हैं पूरा। और शुरू से जिस तरह अभिजीत आए वहां से, तो उसमें ये भी था, पुलिस के साथ एक सहयोग भी दिखा, पुलिस ने उनके लिए रास्ता साफ किया और वो सब बातें हैं। उनको वीआईपी लेन से उनकी कार को गुजारा गया, फिर वो वहां तक आए। बहरहाल, तो अब ये मैं आपका विश्लेषण सुनना चाहता हूं इसके ऊपर। ये तो मेरा विश्लेषण है। देखिए अभय जी, जो मैंने तो इस बारे में लिखा भी और इस बारे में बोला भी। ये जो मुझे उनके उनकी नीयत पर किसी तरीके का शक नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन इस आंदोलन, जिसको आंदोलन कहा जा रहा है, उसका स्वरूप क्या होगा और इसके जिस तरीके से लोग असेंबल हुए, इसके मायने क्या है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब कम से कम मुझे तो नहीं मिला। पहला सवाल इसी बात को लेकर ये था कि अचानक आप जो है वो 6 तारीख को उतरते हैं। ऐसा लगा जैसे कि मैं अगर इतिहास में जाऊं तो लेनिन फिनलैंड से उतरे और पता चला क्रांति हो गई, या फिर 1979 में खुमैनी उतरे और क्रांति हो गई। तो वो जिस दिन आंदोलन करना है उसी दिन आप हवाई जहाज से उतर रहे हैं। और आप, सबसे हैरानी की बात यह कि एयरपोर्ट के ऊपर वो सरकार जो जरा सी भी असहमति को स्वीकार नहीं करती, जरा से भी डिसएग्रीमेंट को स्वीकार नहीं करती। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं जंतर मंतर जाके आंदोलन करने वाला हूं या फिर रामलीला मैदान पर आंदोलन करने वाला हूं, चाहे 2 हो या 2000 या 2 लाख, वो उनको अनुमति बिल्कुल नहीं देती। इतनी आसानी से एयरपोर्ट पर जाकर पुलिस का उनको अनुमति देना और बिना किसी तरीके का कोई अड़ंगा लगाए, ये मेरे मन में कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर पैदा कर देता है कि आखिर सरकार इतनी सदाशय कैसे हो गई? सरकार इतनी उदार कैसे हो सकती है? वो सरकार जो अपनी उदारता के लिए बिल्कुल जानी ही नहीं जाती है, और वो संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, उसका जो व्यवहार है, उसका जो बर्ताव है, वो किसी भी तरीके की असहमति के प्रति वो बहुत ही निरंकुश तरीके का है। कई मामलों में तो क्रूर जैसा भी है कि जो सरकार संसद के अंदर 150 सांसदों को सस्पेंड कर देती हो या सस्पेंड करवा देती हो,
और जिस तरीके का व्यवहार उसने महिला पहलवानों के साथ किया, उठा उठा के फेंका गया, वो सरकार इतनी सहिष्णु हो गई है कि सडनली आपको एयरपोर्ट पर ही जाके परमिशन दे रही कि आप जाकर अनशन करिए। तो मेरे मन में एक संदेह जरूर पैदा हुआ कि आखिर ऐसा क्यों है, और उसके मेरे पास दो ही स्पष्ट कारण समझ में आते हैं। ये मेरा विश्लेषण है। एक तो ये कारण समझ में आता है कि सरकार ने अपनी एजेंसीज के माध्यम से इस बात की पड़ताल कर ली होगी कि इनके अनशन करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और अगर ये अनशन कर देते तो करने दो इनको। तो सरकार है नो, जिसे कहते हैं ना कि उनको रंच मात्र भी इस बात का भय नहीं था कि इनके अनशन करने की वजह से उनकी सरकार को कोई नुकसान हो सकता है या उनके प्रति किसी तरीके का माहौल बन सकता है। पहली बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात, अगर ये बात सच है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी बात क्या है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने इनके आने से पहले इनसे संपर्क कर लिया हो और सारी जो कार्यप्रणाली हो उसको पहले से तय कर लिया हो कि भाई ऐसे ऐसे होगा, हम आपको करने दे रहे हैं, आप हमको किसी तरीके की तकलीफ मत करिए, आप आइए चुपचाप करिए और निकल जाइए। ये भी हो सकता है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़कर देखें और उसके बाद जिस तरीके की उपस्थिति जंतर मंतर में पहले उम्मीद जताई गई थी, उसकी तुलना में बहुत कम लोगों का वहां इकट्ठा होना, ज्यादातर वहां यूट्यूबर्स, करीब 200-250 यूट्यूबर्स वहां मौजूद थे, वहां पे लेफ्ट के लोग मौजूद थे, आयशा के लोग मौजूद थे, एसएफआई के लोग मौजूद थे। तो जो स्वतः स्फूर्त लोगों का जुटना था, कम से कम मुझे उतनी 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 संख्या वहां दिखाई नहीं पड़ी। और अगर उनमें से लेफ्ट के लोगों को, आयशा के लोगों को और एसएफआई के लोगों को अगर निकाल दिया जाता तो शायद वो संख्या काफी कम होती। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो आंदोलन था वो प्रेशर कुकर फट ना जाए, उसके लिए सीटी का जो इस्तेमाल होता है, कहीं वो उस तरीके के सेफ्टी वॉल का इस्तेमाल तो सरकार ने नहीं किया है। मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ, मैं उनकी मंशा पे सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सवाल है जिनके जवाब मुझे नहीं मिल पा रहे। नहीं, अब ये सारे सवाल तो मेरे मन में भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो आए, सीधे उतर के वहां पर पहुंचे, उसके अंदर एक बहुत ही नाटकीय अंदाज था। और उसके लिए वो ऐसे नाटकीय अंदाज की एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस तरह की राजनीति का अभ्यस्त नहीं है, कोई उसे जानता नहीं है, मैंने तो इस घटना से पहले उनका नाम भी नहीं सुना था, इस प्रकरण से पहले, उसको ये जुर्रत करना और इस तरह की योजना उसको बनाना, वो भी अच्छा। दूसरे, जैसे सुनने में आया है कि उन्होंने आते ही वृंदा करात को फोन किया, पहला फोन उन्होंने वृंदा करात को किया। तो क्या इसके पीछे कुछ वामपंथियों का प्रोत्साहन था? मतलब वो सब क्या था, ये सब अभी पता चलेगा धीरे धीरे। इसलिए मैं उन लोगों को अपनी तरफ से संदेह का लाभ देने के लिए तैयार हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए। और इतने सारे हमारे डाउट्स हैं, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट, हमारे पास भी उन डाउट्स के बारे में कोई ऐसा निश्चित मत नहीं है इसमें हम तुरंत पूरी तरीके से यकीन कर लें, तो हम उनको संदेह का लाभ देने को तैयार है। मेरा मानना है कि अगले हफ्ते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होने नहीं जा रहा है, तो अगले हफ्ते उन्होंने घोषणा की है वो फिर आएंगे, तो अगले हफ्ते बहुत से जो संदेह हैं उनका जवाब मिल जाएगा। दूसरे, जो दक्षिणपंथी पत्रकार हैं, भाजपा के खुले या छिपे हुए समर्थक हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है और उसको ग्लोबल मीडिया के नाम से भी चेपा जा रहा है उनको, इस बात को, और अखबारों में भी आ रहा है और टीवी चैनलों पे तो बोला ही जा रहा है कि भाई चूंकि विपक्ष है नहीं कहीं, विपक्ष है नहीं कहीं, इसलिए इनको जो भी ट्रैक्शन मिला, काकरोच जो भी अपनी ताकत दिखा पाया जंतर मंतर पे, वो इसकी वजह से मिला क्योंकि विपक्ष कहीं है नहीं। तो दक्षिणपंथियों की तरफ से ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्षी स्पेस खाली पड़ा हुआ है। उस विपक्षी स्पेस को खाली करने के लिए एक नई ताकत ने अपने शुरुआती कदम उठा दिए हैं। और मैं इस तरह की जो चर्चा हो रही है, इसको तो मैं एक बड़ी साजिश के तौर पर देखता हूं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के विपक्ष की जो कमजोरियां हैं उनसे मैं और आप दोनों ही अपने अपने तरीके से वाकिफ हैं, लेकिन ये कहना कि विपक्ष कहीं है नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से भ्रामक है, शरारतपूर्ण है, और इसके पीछे एक गंदे किस्म की साजिश नजर आती है। तो ये इस तरीके से इस काकरोच जनता पार्टी के तथाकथित उभार का लाभ जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम उठाना चाहता है, ऐसी मेरी राय है आशुतोष जी। देखिए, दक्षिणपंथी जो कह रहे हैं वो उनका हक भी बनता है, उनको कहने भी देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इस सरकार के पक्ष में खड़े होकर वो ये बताने की कोशिश जरूर करेंगे कि इस देश के अंदर विपक्ष तो नहीं है, और चूंकि विपक्ष नहीं है इसलिए काकरोच जैसे लोग पैदा हो रहे हैं।
लेकिन जो बात आपने वृंदा कारत को लेकर कही है, उस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है, हालांकि उसका डिनायल भी नहीं है, दोनों चीजें हैं देखिए। हाँ। और डिनायल भी नहीं है, कंफर्मेशन भी नहीं है। लेकिन वृंदा कारत का नाम आना, जितना मैं इस सरकार और इस सरकार की विचारधारा को समझ पाया हूं, वो दरअसल एक बहुत ही एक बदमाशी भरा हुआ है। अगर वाकई में इसका कोई पता नहीं चलता है कि वाकई में उन्होंने फोन किया था, फोन नहीं किया था, क्योंकि ये मान के चलिए कि ये इन्होंने इस देश के एक बहुत बड़े तबके को इस बात को लेकर कन्विंस करा दिया कि इस देश का जो वामपंथ है वो दरअसल विदेशी विचारधारा से प्रभावित तो यहाँ से नहीं है, और ये अपने स्वभाव में एनार्किस्ट हैं, ये अपने स्वभाव में हिंसक हैं। तो ये भी इस वृंदा कारत नाम का शब्द के आने के पीछे की एक साजिश ये भी हो सकती है कि पूरे आंदोलन को आप वामपंथियों से जोड़ दीजिए और उसको एक तरीके से डिस्क्रेडिट कर दीजिए कि ये तो जहां कहीं रहते हैं वो एनार्किज्म ही कहते हैं, और चूंकि विदेशी विचारधारा है इसलिए विदेशियों से प्रभावित भी होते हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल इस बात को लेकर ये है कि देखिए, जितना मैं आंदोलनों को समझ पाया हूं, आंदोलन कैसा भी हो, आंदोलन कैसा भी हो, इस आंदोलन से अगर सरकार ये समझती है कि उसको फायदा हुआ है, तो मैं इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, डिस्पाइट कि मेरे इतने सारे सवाल हैं। क्योंकि आंदोलन जैसा भी होता है वो सरकार के खिलाफ है, सरकार के मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहा है, तो उससे सरकार की छवि को कोई फायदा पहुंच रहा हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि उससे एक माहौल जरूर पैदा होता है। और डिस्पाइट इससे कि टेलीविजन चैनल्स ने इस पूरे आंदोलन का पूरी तरीके से बहिष्कार किया है, और उनको बिल्कुल दिखाना भी उचित नहीं समझा। जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो आपके यूट्यूब के माध्यम से ही दिखाया जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल मैं उसको समझ नहीं पाता हूं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि दक्षिणपंथी क्यों इस तरीके की बातें करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इस देश के अंदर पिछले कई महीनों से अगर आप देखिए तो लोगों के अंदर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, एक आक्रोश का माहौल पैदा होता जा रहा है। मैं उस बेचैनी को देख रहा हूं, और वो बेचैनी आज भले ही चुनावी नतीजों में परिणित ना हो, लेकिन ये कहना कि वो बेचैनी नहीं है, इसलिए जब 5 दिन के अंदर जब 2 करोड़ लोग कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टा अकाउंट से जुड़े, तो वो कोई छोटी घटना नहीं थी, वो वाकई में एक बड़ी घटना थी, और वो ऑर्गेनिक घटना थी। क्योंकि आप तमाम कोशिश करके मशीन के माध्यम से आप 5 दिन के अंदर 2 करोड़ लोग समर्थक नहीं पैदा कर सकते, ये असंभव सी स्थिति है। इसलिए, और ये तभी संभव हो सकता है जब लोगों के अंदर एक गुस्सा हो, एक समाज के अंदर गुस्सा हो, बेचैनी हो, और वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो। तो वो एक्सप्रेशन उसको देखना। सरकार दरअसल जब कहती विपक्ष नाकाम हो रहा है, तो वो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस देश के अंदर विकल्प तो कोई है ही नहीं, हम ही विकल्प हैं, तो ठीक है हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं, लेकिन हमारे अलावा आप जाएंगे कहां, ये एक बताने की कोशिश की जा रही। लेकिन अगर आप इसी के बरक्स पैरेलल देखें तो जिस तरीके से नीट के सवाल पे, सीबीएसई के सवाल पे, या जो शिक्षा को लेकर सवाल है, इन पर एनएसयूआई देश के कई इलाकों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और उसको लगातार जो है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश भी सरकार की तरफ से हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे। हाँ, दूसरी विपक्षी पार्टियां नहीं उतर रही, वो एक अलग तरीके का प्रश्न, लेकिन एनएसवाई या कांग्रेस पार्टी जो है लगातार इस पर अपने वक्तव्य जारी कर रही है, लगातार सड़कों पर उतर रही है। जहां पे वाटर कैनन चल रहे हैं, वहां पे आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, और ये देश के कई इलाकों में, कई शहरों में बाकायदा हो रहा है। तो ये कहना कि दरअसल विपक्ष नहीं है, ये सत्ता पक्ष के द्वारा एक शरारतपूर्ण नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि ठीक है गलतियां हमसे हो रही हैं, लेकिन आप जाएंगे कहां, आपके पास तो कोई विकल्प नहीं है। और इसी बहाने, चूंकि इस देश के अंदर जब से 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तो वो विपक्ष मुक्त भारत की परिकल्पना करती है, वो कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करती है। तो वो इसके दिमाग में है स्पष्ट तरीके से कि विपक्ष हो, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा विपक्ष हो। जिस तरीके का विपक्ष वो पश्चिम बंगाल के अंदर बनाने की कोशिश की जाए, सत्ता पक्ष भी हमें और विपक्ष भी हमारी इच्छा के हिसाब से हो। और जब विपक्ष उस तरीके से नहीं करता, विपक्ष को पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाती। तो ये एक शरारतपूर्ण नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही, जिसका कोई अर्थ है नहीं। सरकार अगर ये बताने की कोशिश कर रही है कि समाज के अंदर नाराजगी नहीं है, गुस्सा नहीं है, तो मैं इसको बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं मानता। ये सरकार विदेश नीति के मसले पूरी तरीके से सफल रही है, इस सरकार की अर्थनीति पूरी तरीके से सफल रही है, ये सरकार की शिक्षा नीति पूरी तरीके से सफल रही है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन ये है कि लोगों के अंदर बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही।
यहाँ तक कि सरकार के वो लोग जो सरकार का हिस्सा रहे हैं, किसी न किसी वक्त, चाहे डॉक्टर सुरजीत भल्ला हो, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम फ्रजाइल 5 2013 में जरूर थे, लेकिन आज हम फ्रजाइल 5 से फ्रजाइल 2 में आ गए और भारत को तुर्की के साथ रखने का प्रयास किया। उसी तरीके से भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने तो मुझसे मेरे इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम फ्रजाइल 5 टू वल्नरेबल 1, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो डेटा सरकार इसको प्रोवाइड कर रही है, डेटा सही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सरकार और बिल्कुल वृद्धि या किसी तरीके की विकास नहीं हो पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से और दक्षिणपंथियों की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि सब कुछ, भले ही सब कुछ ठीक ना हो, लेकिन आप हमारे अलावा आप जाएंगे कहाँ पे, और विपक्ष तो पूरी तरीके से नाकार है, ये तो कुछ भी नहीं कर पा रही। तो ये एक शरारतपूर्ण नैरेटिव है और ये उनका अधिकार भी, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि वो तो सरकार के अंदर है, तो जाहिर सी बात है वही बातें कहेंगे जो सरकार को पसंद होगी और जो विपक्ष के खिलाफ जाएगी। आपने जो गवर्नेंस के मोर्चे पर, सरकार चलाने के मोर्चे पे जो आलोचना रखी है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करें तो वो भी घुमा फिरा के इस चीजों से सहमत नजर आते हैं। सार्वजनिक रूप से नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोगों के मित्र हैं, निजी बातचीत में वो सब लोग स्वीकार कर लेते हैं कि सरकार ने अपना जुलूस खुद ही निकाल दिया है। मैं भाजपा के ऐसे समर्थकों से मिला हूं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से बीजेपी को और उनके पुरखे जनसंघ को वोट देते थे। ऐसे लोग भी कहते हैं कि बड़ी उम्मीदें थी साहब, लेकिन अब 10 साल बाद तो लगता नहीं कि ये उम्मीदें पूरी हो। वो राहुल गांधी और कांग्रेस का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इस सरकार की आलोचना काफी करते हैं, और ये एक बड़ा शिफ्ट है, मतलब एक बड़ा परिवर्तन है। और जाहिर है कि सब अर्थनीति वगैरह का सबका जुलूस निकल चुका है, बुरी हालत है। और जो काकरोच जनता पार्टी है, वो भी दरअसल उसकी एक रोचक अभिव्यक्ति के तौर पर उसको देखा जा सकता है, उसकी एक विशिष्ट अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है, क्योंकि अभिजीत दीपके का इरादा जो भी हो, उनके साथियों का इरादा जो भी हो, उनके साथ लोग जुड़े हैं, 2.5 करोड़ लोग या 4-5 हजार लोग जो वहां जुड़े थे, वो तो ऑर्गेनिक है, जो स्वतःस्फूर्त तरीके से आए हैं। वहां कितनी गर्मी थी, कितनी भीड़ थी, उसके बावजूद लोग जमे रहे, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, काफी हंगामा था, ना दरी थी, ना ऊपर छतरी थी, ना मंच था, कुछ नहीं। बहुत ही एक वैसा एक तरह से जनता के एक हिस्से द्वारा किया गया आयोजन सा ही लग रहा था वो देखने में, मोटे तौर पर। उसके पीछे ऐसा भी नहीं था कोई पूंजी हो, कुछ नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, कोई झंडा वंडा भी कुछ खास नहीं था, ऐसा ही था, लोग अपने आप बना के लाए थे। ये जो परिस्थिति है, जिसको काकरोच जनता पार्टी के उभार ने और भी ज्यादा प्रमाणित कर दिया है, मैं इस रूप में देखता हूं, और भी ज्यादा प्रमाणित कर दिया है। और विपक्ष कल एक बड़ी बैठक भी करने वाला है अपनी, ठीक है, उसमें डीएमके अभी नहीं आएगी, आम आदमी पार्टी भी नहीं आएगी, लेकिन मेरा विश्लेषण कहता है कि भविष्य में वो लोग भी आ जाएंगे। उनको भी कोई ठौर नहीं है, जाना कहाँ है, या तो बीजेपी के साथ जाएंगे, इधर जाएंगे, वो तो जा ही नहीं सकते और कहीं। तो बैठक, तो विपक्ष किस रूप में आप देखते हैं इसको, कि विपक्ष क्या, जो मौजूदा परिस्थिति है, विपक्ष के पास उसका राजनीतिक दोहन करने के लिए एक कोई सोची समझी हुई योजना होनी चाहिए, विपक्ष की एकता करने का एक कोई विचार होना चाहिए, एक कोई संयुक्त कार्रवाई करने का कुछ होना चाहिए, तैयारी कार्यक्रम होना चाहिए। ये आपको क्या क्या लगता है, कल की मीटिंग में कुछ इस दिशा में प्रगति होगी, या कल की मीटिंग में एक दूसरे के आंसू ही पहुंचते रहेंगे? देखिए, जो कल की मीटिंग है या जो 8 तारीख की मीटिंग है, उसके बारे में तो मेरा बहुत स्पष्ट तौर पे मानना है, अभी तो जो है वो मुंह दिखाई होगी, सिर्फ मुंह दिखाई। और इसके आधार पे कोई ये मान ले कि नहीं अब तो गठबंधन हो गया है, शादी हो चुकी है, अब 7 जन्मों के 7 फेरे ले लिए जाएंगे और 7 जन्मों की कस्में खा ली जाएंगी, वैसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तो एक तरीके से एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं कि कम से कम पश्चिम बंगाल के अंदर विपक्ष की करारी हार के बाद, ममता बनर्जी की करारी हार के बाद, एक बात तो विपक्ष को समझ में आ गई है कि अगर अब हम एकजुट नहीं हुए तो 2029 तक आधे नेता जेल के अंदर होंगे और आधे जो है वो उनकी पार्टी खत्म हो जाए, ऐसा मैं आपके कार्यक्रम में पहले भी कह चुका हूं। तो ये एक समझ उनको आ गई है, और इस संदर्भ में उनका एकजुट होना ये इंपॉर्टेंट बात है, और कम से कम ये समझ हो जाना कि अगर हम एक साथ नहीं हुए तो हमारा कोई भविष्य बनता नहीं, ये समझ ही अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी उत्प्रेरणा का काम करेगा। अब दूसरी बात क्या है कि आज की तारीख में जो विपक्ष है या जो विपक्ष होगा, उसमें जो 2024 के पहले का विपक्ष था, जब कांग्रेस पार्टी वाकई में संख्या की दृष्टि से भी और लोगों की नजर में भी उतनी मजबूत नहीं थी, और विपक्ष के तमाम दल जो सत्ता में थे, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे एमके स्टालिन हो, वो लोग एक बहुत मजबूत स्थिति में थे। अरविंद केजरीवाल 2 राज्यों के अंदर उनकी सरकार थी। उस वक्त अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो
क्या कहते हैं, शरद पवार, ये सब लोगों की स्थिति पहले से पहले काफी बेहतर थी। आज वो स्थिति नहीं है। तो इसमें कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर है संख्या की दृष्टि से भी, और वो लगातार मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी पार्टियां वैसा नहीं कर पा रही। वो अगर जमानी जमा खर्च वाली बात कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जो मुझे लगता है लोगों के दिमाग से उतर गया है, वो ये कि पिछले दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता अन्नामलाई ने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ी, लेकिन एक दिन के अंदर 10 लाख लोग उनके साथ जुड़े हैं। देखिए, ये बड़ी घटना है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तमिलनाडु के अंदर है, इसलिए लोगों ने इसको एक तरीके से वो कर दिया कि एक आदमी भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है वहां से अलग होता है। अभी तक उसने अपनी पार्टी भी नहीं बनाई है, सिर्फ उसने एक आंदोलन की भूमिका की बात की है, और पहले दिन जब उसने लोगों से आह्वान किया तो 10 लाख लोग उनके साथ जुड़ गए। ये तो अखबारों में छपी, अब सच्चाई हमारे ख्याल से ठीक ही ठाक होगी। तो ये भी दर्शाता है कि तमिलनाडु की 10 लाख लोगों का अन्नामलाई के साथ जुड़ना, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का काकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ना, ये बताता है कि समाज के अंदर बेचैनी बढ़ रही है, लोग विकल्प की तलाश में हैं, और लोग नरेंद्र मोदी की नीतियों से, उनकी सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। अब अगर विपक्ष इस माहौल को भी अपने पक्ष में नहीं अगर भुना पाता है, तो ये विपक्ष की पूरी तरीके से नाकामी होगी। लेकिन ये सोच लेना कि कल की बैठक में कोई उनके नेता का ऐलान हो जाएगा, कोई प्रेसिडियम का ऐलान हो जाएगा, मुद्दों का ऐलान हो जाएगा, कोई एजेंडा फॉर गवर्नेंस आ जाएगा, कुछ और बड़ी-बड़ी बातें हो पाएंगी, मुझे लगता है वो नहीं होगा। पहली बैठक में मुझे लगता है कि एक दूसरे से मुलाकात की जाएगी, इस मसले पर एक सहमति बनेंगे, भाई हम सब लोगों को एकजुट होना है, चाहे हम कितने भी कमजोर हो, चाहे कितने भी मजबूत हो। और जहां तक सीपीएम का चिट्ठी लिखना है जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जताई, भाई अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो एक दूसरे पर तो हमले करेंगे ना, तो इसमें कौन सी नाराजगी आप दिखा रहे हैं? या आज अगर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जो है इस गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगले साल उनको पंजाब के अंदर चुनाव लड़ना है, तो दोनों एक साथ होते हुए नहीं दिखाई पड़ सकते, तो ये बात समझी जा सकती है। लेकिन मुझे इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले 2024 की तुलना में ज्यादा मजबूत और ज्यादा संगठित विपक्ष मुझे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो सर्वाइवल की लड़ाई हो गई है। अब अगर इस बार अगर उन्होंने 2029 में अगर वो एकजुट होकर नहीं लड़े, तो फिर उनका अस्तित्व तो बचेगा, मुझे इसमें पूरी तरीके से संदेह है। नवीन पटनायक का भी आना मुझे लगता है इसमें हो सकता है शुरुआत में ना आए, लेकिन उनको आना पड़ेगा, अन्यथा उनकी पार्टी वहां खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो उड़ीसा से खबरें आ रही हैं, वहां कांग्रेस और नवीन पटनायक के बीच में कुछ आपसी सहमति की बातचीत चल रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी अगर आप देखिएगा, आने वाले समय में कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच में कुछ सहमति बनती हुई दिखाई पड़ सकती है, और हो सकता है पश्चिम बंगाल के अंदर भी एक साझा विपक्ष वहां दिखाई पड़े। और पंजाब चुनाव के बाद आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी और इनको भी साथ आना दिखाई पड़ सकता है। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि फिलहाल 8 तारीख की मीटिंग से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाए, लेकिन अगर ये सहमति भी बन जाती है कि भाई अब हमें एकजुट आना है, एकजुट होना है, और एकजुट होकर इस सरकार को हराने का मौका मिल रहा है, क्योंकि माहौल भी जमीन के अंदर वो दिखाई पड़ रहा है, और अगर अब हम इसका फायदा नहीं उठा पाए, तो फिर हमारे लिए कोई राजनीति बचेगी नहीं आने वाले समय में। तो इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि मीटिंग के बाद में जब वो लोग राजनीतिक परिस्थिति का विश्लेषण करेंगे बैठ के, अपने अपनी पार्टी की राय उसके ऊपर व्यक्त करेंगे, ये तो करते ही हैं सारे नेता लोग हैं, कोई ना कोई एजेंडा, कोई ना कोई अपना अपना विश्लेषण लेके सब आएंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे, अपनी मन की कसक भी निकलेगी उसमें, वो सब भी होगा। तो एक संयुक्त वक्तव्य की अपेक्षा तो की जा सकती है कि भाई मीटिंग के बाद में एक संयुक्त वक्तव्य आए, जिसके अंदर कुछ विश्लेषण हो, कुछ संकल्प हो, कुछ भविष्य की योजना की आहट हो, मतलब ये तो हो ही सकता है। बिल्कुल। मुझे लगता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि भाई हम लोग साथ आने के बारे में सोच रहे हैं, हम लोग साथ आएंगे, और हमारे बीच में जितने भी मतभेद हैं, उन मतभेदों को हम दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस बात का बड़ा प्रचार किया जा रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा था कि डीएमके कांग्रेस से नाराज होना भी चाहिए। भाई आपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, लेकिन उसके बावजूद आपने आनंद फानंद में गठबंधन का साथ छोड़कर विजय के साथ चले गए। अब कांग्रेस क्यों नहीं जाएगी? भाई पांच एमएलए अगर जीते हैं और 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल रहा है, दो मंत्रालय मिल रहा है, और साथ ही साथ राज्यसभा की सीट मिल रही है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए बेटर बार्गेन है।
और दूसरी बात क्या है कि डीएमके आज वहां कमजोर स्थिति में है, विजय वहां पे एक राइजिंग स्टार है, तो उनके साथ जाएंगे। लेकिन क्या डीएमके बीजेपी के साथ जाना अफोर्ड कर सकती है? मेरा सवाल आज की तारीख में ये है, क्योंकि ऐसा नहीं कि डीएमके अतीत में या एआईडीएमके अतीत में बीजेपी के साथ नहीं गई थी। सबको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में ये लोग साथ थे, और बाद में जयललिता ने जो चाय में जो तूफान पैदा किया था सुब्रमण्यम स्वामी की मदद से, तो उसके बाद बहुत सारी स्थितियां बदली थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गिले शिकवे दूर होंगे, मतभेदों को दूर करने की कोशिश की जाएगी, बट इस बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आएगा, जहां ये बात मजबूती के साथ दोहराई जाएगी कि हम लोगों का एक साथ आना बहुत जरूरी है। और अब उसकी शक्ल क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या उसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया जाएगा, क्या उसका कोई एक कॉमन साझा प्रोग्राम बनेगा, क्या उनके बीच से किसी नेता की पहचान, कोई नेता उभर के सामने आएगा? अभी थोड़ी सी जल्दबाजी इन सब चीजों को लेके, और अगर इतनी जल्दी कोई चीज हो जाती तो फिर भारत की राजनीति तो इतनी आसान हो जाती, कुछ कहने की बात ही नहीं थी। इतनी आसान चीजें हैं नहीं, बहुत सारे बाधाएं हैं, उनको दूर करना होगा, और मुझे लगता है कि उस ओर रास्ता बनता हुआ दिखाई पड़ रहा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। बहुत थैंक यू। महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि जिस मुकाम पे हम लोग खड़े हुए हैं राजनीति के, उसमें ये मेरे और आपके बीच में चर्चा हुई है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि हर इंडिकेटर, हर जो सूचकांक, हर जो सूचक है वो इशारा कर रहा है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही है, लेकिन उसका कोई पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन, कोई राजनीतिक अभिव्यक्ति है नहीं, चुनाव के रूप में भी नहीं है। कुछ जो राजनीतिक अभिव्यक्तियां हो रही हैं उनमें एक काकरोच जनता पार्टी है, और भी इस तरह के जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलनों के ऊपर सरकार का दमन भी हो रहा है, व्यक्तियों के ऊपर। ये सब इस परिस्थिति में हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लगातार इस परिस्थिति को डिकोड करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम लोग थैंक यू। घटनाओं में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।